नमस्कार। बघेल ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेन पार्ट के बदलते पर्यावरणीय स्थिति पर, सीखेंगे बॉक्साइट के बारे में और जानेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले शीर्षक को पढ़ लेते हैं, खतरे में मेन पार्ट की हरियाली। हरियाली खतरे में है, किसकी? मेन पार्ट की। तो यह दैनिक भास्कर में खबर छपी थी और इसी खबर पर आधारित आज की यह वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आज क्या कुछ हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे अखबार में छपे गए मुख्य तथ्यों के बारे में, फिर सीखेंगे घुनघुट्टा नदी एवं घुनघुट्टा बांध के बारे में, फिर जानेंगे बॉक्साइट खनिज संसाधन क्या है और यह किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, और जानेंगे एल्यूमिनियम के बारे में, सीखेंगे मेन पार्ट के बारे में और अंत में कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूं और आप यहां तस्वीर में देख रहे हैं, यह एक बॉक्साइट खनन क्षेत्र है और यह जो खनन क्षेत्र मेन पार्ट में स्थित है, यह लगातार मेन पार्ट की पर्यावरणीय स्थिति को बदल रहा है, स्थिति को बद से बदतर कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैसे ही पर्यावरण तनाव में है और खनन उसको और भी भयावह बना रहा है। तो आइए देखते हैं इसको। घुनघुट्टा नदी के उद्गम स्रोत पर 3 बॉक्साइट के खान हैं, एक है केसरा में और दूसरा है पथराई में। केसरा में 2 खान थे, एक बंद हो चला है और दूसरा अभी संचालित है। जो खान बंद हो चुका है वह बाल्को द्वारा संचालित था। अगर बात करें बाल्को के बारे में, तो बाल्को का मतलब होता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। लेकिन वर्ष 2001 में इसकी 51% हिस्सेदारी वेदांता के पास चली गई और 49% हिस्सेदारी अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो 1965 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन वर्ष 2001 में इसकी 51% हिस्सेदारी वेदांता को बेच दी गई, 49% अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। इस तरीके से अभी 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी वेदांता की है, अतः बाल्को एक निजी कंपनी हो जाएगा, एक प्राइवेट एंटिटी हो जाएगा। अगर यह 51% हिस्सेदारी सरकार की होती, भारत सरकार की होती, तो इसको हम लोग एक सरकारी कंपनी कह देते। आगे देखते हैं, जो एक खान संचालित है केसरा में, जो घुनघुट्टा नदी के उद्गम स्रोत पर ही स्थित है, मेन पार्ट में ही स्थित है। तो जो खान संचालित है उसे संचालित कर रहा है सीएमडीसी। सीएमडीसी का मतलब है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 7 जून 2001 को हुई थी। क्यों किया गया था इस कंपनी की स्थापना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा? तो 2 कारणों से साथियों। वह 2 कारण क्या है, आइए जरा जान लेते हैं। पहला तो यह है कि छत्तीसगढ़ में जो भी खनिज पाए जाते हैं उनका अन्वेषण हो, उनका इन्वेस्टिगेशन हो कि कहाँ पर निक्षेप पाए जाते हैं खनिजों के, और खनिजों के कौन से अयस्क पाए जाते हैं और उनकी जो निक्षेप है कितनी मात्रा में है। और जब अन्वेषण हो जाएगा खनिजों के निक्षेपों का, तो उसका फिर खनन किया जाएगा, और खनन में भी कैसा? कॉमर्शियल खनन होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 2 उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ में खनिजों का अन्वेषण करना और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले अन्वेषित खनिजों का व्यवसायिक दोहन करना। तो आगे बढ़ते हैं। पथराई में जो ये खान संचालित है उसको संचालित होने के कगार पर है, और उसका भी खनन कौन करेगा? तो सीएमडीसी करेगा। जो भी माइनिंग क्षेत्र होते हैं साथियों, वहां का जल प्रदूषित हो जाता है, भूमिगत जल भी और सतही जल भी, ग्राउंड वाटर भी और सरफेस वाटर भी। आइए देखते हैं यह कैसे हो जाता है। जो भी माइनिंग एरिया होगा, आमतौर पर आप सुनते होंगे कि खनन के कारण पर्यावरण में बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, चाहे वहाँ के वनस्पतियाँ की बात करें, चाहे वहाँ की मृदा की बात करें, चाहे वहाँ के जल संसाधन की बात करें। ये तीनों ही
जो कारक हैं पर्यावरण के बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं खनन के कारण। तो आइए जरा देखते हैं खनन के कारण किस प्रकार से जल प्रदूषित होता है। जो भी माइनिंग एरिया होएगा, चाहे आप बॉक्साइट का खनन करें, चाहे आप हेमेटाइट का खनन करें, चाहे आप कोयला का खनन करें, चाहे आप रेत का खनन करें, वहां का जो जल होता है वह धात्विक संपन्न होता है, मेटल रिच वाटर होता है। और मेटल में भी किस प्रकार के फेरस होता है, आयरन होता है और एल्यूमिनियम होता है, और कुछ मात्रा में वहाँ सल्फर होती है। सल्फर तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और यह जो आयरन और एल्यूमिनियम है ये भी एसिडिक कटायन होते हैं। यानी जब ये अभिक्रिया करेंगे तो जो भी यौगिक बनेगा उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो भी माइनिंग क्षेत्र होगा वहाँ का जो जल होगा उसका नेचर एसिडिक होगा, और एसिडिक होने का मतलब है वहाँ के जल की जो पीएच वैल्यू होगी वो लेस देन 7 होगी। और जहाँ की जल की प्रकृति अत्यधिक अम्लीय हो जाती है वह न तो पीने योग्य रहती है और ना ही वनस्पतियों के अनुकूल होती है और ना ही सिंचाई के लिए उपयोगी होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो भी खनन क्षेत्र होगा, चाहे बॉक्साइट का खनन करें, आयरन का खनन करें या फिर रेत का खनन करें, वहां की जो जल होगी उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। अभी यह जो जल दो तरीके से, एक तो इसका जमीन के अंदर अंतःस्त्रवण होगा, अवशोषित होगा, आगे जाकर वही भूमिगत जल बनेगा, और दूसरा सतह के रूप में बहने लगेगा। तो सतह के रूप में बहेगा वो भी एसिडिक प्रकृति का होगा, और जो अवशोषित होगा वो भी एसिडिक प्रकृति का होगा। यानी कि खनन क्षेत्र का जो भूमिगत जल होता है वो भी अम्लीय प्रकृति का होता है, और जो सतह पर बहता रहता है वो भी अम्लीय प्रकृति का होता है। और साथ ही जल प्रदूषण है क्या? जल प्रदूषण का मतलब है जब मानव गतिविधियों के कारण जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। हो तो गया नकारात्मक परिवर्तन खनन के कारण, क्योंकि खनन के कारण जो एल्यूमिनियम है, जो आयरन है, वो सतह पर आ जाता है जब उसका खनन किया जाता है। और जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल में उपस्थित लवणों से अभिक्रिया करता है, तो यह जल की प्रकृति को बदलकर अम्लीय कर देता है। फिर यह आगे जाकर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। अभी बात करें भूमिगत जल की, तो भूमिगत और भी कई तरीकों से प्रभावित होता है। अभी आप यहाँ पर दूसरा बिंदु देख रहे हैं, जल स्रोत सूखने लगे हैं, नदी में कम पानी होने लगा है, ढोढ़ी में भी कम पानी होने लगा है, झरने में भी कम पानी है। ढोढ़ी का मतलब होता है वेरी स्मॉल वाटर बॉडीज। ये गांव तरफ में होता है जहाँ से वो गांव वाले पानी का दोहन करते हैं और उसका उपयोग अपने घरेलू उपयोग के लिए और पेयजल के रूप में करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे खनन के कारण जल स्रोत सूखने लगते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में यह जागरूकता रहती है कि भला खनन के कारण कैसे जल स्रोत सूख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी तो इस बात का जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं करते अपने मस्तिष्क में, लेकिन कुछ विद्यार्थी जिज्ञासु प्रकृति के रहते हैं। तो उन्हीं विद्यार्थियों के जिज्ञासा को मैं यहाँ हल करने का प्रयास करता हूँ। तो अभी अगर आप देखेंगे तो अभी आमतौर पर जल सतह पर तो बहता है, लेकिन जो भूमिगत जल होता है वो भी ढाल के अनुरूप बहता ही रहता है। जमीन के अंदर का जल भी बहता रहता है, और जब जमीन के अंदर का जल बहता है तो निचले इलाकों में उपस्थित झील, झरना, ढोढ़ी, तालाब में पानी की मात्रा को संतुलित अवस्था में रखता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर ढाल इधर की तरफ है तो यहाँ का जो भूमिगत जल है अब इधर नहीं जा पाएगा, अगर आएगा तो यहीं भर जाएगा। तो इस तरीके से खनन के कारण जो भूमिगत जल का प्राकृतिक प्रवाह होना चाहिए वह बाधित हो जाता है। पहली बात, अगर यहाँ पर कोई ढोढ़ी होता, अगर यहाँ पर कोई लेक होता तो वह सूख जाएगा, क्योंकि अब जो जल, यहाँ का जो जल भूमि के अंदर यहाँ जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है, यह नाला में जल स्रोत सूखने लगेंगे। दूसरी बात, अभी इसका आप जो क्षेत्र देख रहे हैं सरफेस लेवल से नीचे है, तो
तो यानी कि यहाँ का भी जल इधर आना चाहेगा, यहाँ का भी जल इधर आना चाहेगा, यहाँ का भी जल, इधर का भी, सभी जगहों का जल इस क्षेत्र में आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा? शौक है कि मजबूरी है? मजबूरी है साथियों, गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास का क्षेत्र इधर आएगा। इस जल को जाना चाहिए था इधर, इसको जाना चाहिए था इधर, और यहाँ के जल स्रोतों में जल की आपूर्ति करना था। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यह क्षेत्र, इस क्षेत्र का जो गड्ढा है वह ज्यादा हो गया है सतह के स्तर के कारण। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों में जो भी जल के स्रोत होंगे वो सूखने लगेंगे। चाहे नालों की बात हो, चाहे नदी की बात हो, चाहे ढोढ़ी की बात हो, तो इस तरीके से जो भी खनन क्षेत्र होता है वहां के जल स्रोतों में जल की कमी हो जाती है। अभी बात करें घुनघुट्टा बांध की। अभी घुनघुट्टा बांध में जल की कमी हो रही है ऐसे ही खनन के कारण। यहाँ गांव वालों का कहना है कि आसपास के जो जल स्रोत हैं उनमें जल की मात्रा कम होने लगी है। आप कारण देख रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी बात यह है, आप देख रहे हैं पहले यहाँ पर वनस्पतियां थी, अब वनस्पतियां नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि जो वनस्पतियां होती हैं वह अवशोषण के दर को बढ़ा देती हैं। वनस्पतियां नहीं होती हैं तो जो वर्षा का पानी होता है प्रत्यक्ष रूप से मृदा में टकराता है, जल अपर्दन को बढ़ावा देता है और उसको उस जल को अवशोषित करने का समय भी कम मिलता है मृदा को। लेकिन अगर वहां पर वनस्पतियां होती हैं तो पानी रिस कर आता है और धीरे धीरे सतह पर आता है, जिससे मृदा को बहुत ज्यादा समय मिलता है जल के अवशोषण के लिए और भूमिगत जल में वृद्धि होती है। लेकिन अगर वनस्पतियां नहीं होती हैं तो मृदा का भी अपरदन होता है, मृदा धीरे धीरे मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ता है और भूमिगत जल की मात्रा भी कम होने लगती है। और भूमिगत जल की मात्रा कम होगी तो जल स्रोतों में पानी भी तो कम होगा, घुनघुट्टा बांध में भी पानी कम हो जाएगा। और अमृत योजना के तहत अंबिकापुर को इसी घुनघुट्टा बांध से ही जल की आपूर्ति करनी थी। बात करें अमृत योजना की, थोड़ा सा हम लोग आइए सीख लेते हैं अमृत योजना के बारे में। तो अभी अगर अमृत योजना को देखें तो इसका पूर्ण रूप होता है अटल। ए फॉर अटल है यहाँ पर, एम फॉर मिशन है और आर फॉर रेजुवेनेशन है, कायाकल्पीकरण, और यहाँ पर यू फॉर अर्बन है और टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अटल मिशन रेजुवेनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि शहरी कायाकल्प में बदलाव करना, उसी के लिए यह योजना चलाई गई थी। यह योजना किसने चलाया था? तो भारत सरकार ने। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इस स्कीम की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस स्कीम का उद्देश्य था कि सभी घरों तक वाटर की सप्लाई हो और नालियों की प्रणाली विकसित की जाए, सभी शहरों तक सीवरेज सिस्टम को डेवलप किया जाए। लेकिन वर्ष 2021-22 में और वर्ष 2025-26 तक के लिए अमृत 2.0 शुरू किया गया है। अमृत 2.0 में कई अवधारणाएं अपनाई गई हैं, जैसे कि जो भी शहर इसके तहत चुने गए हैं, अमृत के तहत 500 शहरों का चुनाव किया गया है, उसमें से एक अंबिकापुर है। तो अमृत 2.0 में वाटर सिक्योर सिटी की बात कही गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल की स्थिति भयावह होती जा रही है शहरों में, और अगर शहरों में जल के साइक्लिक व्यवस्था को बढ़ावा नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हर शहर जल की भयावह स्थिति का सामना कर सकता है, जैसा कि साउथ अफ्रीका का केप टाउन शहर कर रहा है। इसमें बात कही गई है यूनिवर्सल टैप वाटर कनेक्शन तक, कि हर घरों तक सार्वभौमिक
जल की आपूर्ति करनी है, यूनिवर्सल टैप वाटर कनेक्शन देना है, सभी हाउस होल्ड तक पानी पहुंचना चाहिए। इसमें बात की गई है कि सीवरेज सिस्टम तो बनना चाहिए, लेकिन वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट भी होना चाहिए ताकि नाली के पानी को साफ किया जा सके और उसके पानी का फिर से उपयोग किया जा सके। जो भी वाटर बॉडीज हैं शहर के आसपास, उन सब का रिजुविनेशन होना चाहिए, उन सब का कायाकल्प होना चाहिए और उन सब का संरक्षण होना चाहिए। तो अंबिकापुर का भी चुनाव किया गया था साथियों इस योजना के तहत, और घुनघुट्टा बांध से ही पानी का ट्रांसफर होना था, लेकिन पानी नहीं रहेगा तो भला कैसे ट्रांसफर करेंगे। 40 से अधिक गांव इसी बांध पर सिंचाई के लिए आश्रित हैं और अगर यहाँ जल की कमी होती है तो 40 गांव में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 90 के दशक से ही यहाँ खनन चालू है, 3 दशक से खनन हो रहा है मैन पाट में, और वहाँ की पर्यावरणीय स्थिति, वहाँ का जैव विविधता, वहाँ की पारिस्थितिकी बड़े ही बुरे तरीके से प्रभावित हुई है। 3 दशकों से खनन के कारण पर्यावरण बुरी तरीके से प्रभावित। धूल में तो वृद्धि होना ही है, वनस्पतियां है नहीं, मृदा मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ रही है, तो भला धूल क्यों नहीं बढ़ेगी। धूल का मतलब है साथियों ऐसे कण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सतह पर नहीं आते, वायुमंडल में ही घूमते रहते हैं, और ये जो धूल के कण होते हैं 2 तरीके से बहुत ही हानिकारक हैं। पहला तो यह जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं। कुछ धूल के कण वैश्विक तापन का कारण बन सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का, और कुछ धूल के कण ग्लोबल कूलिंग का कारण बन सकते हैं। अभी बात करें धूल में वृद्धि, तो यह एक वायु प्रदूषक भी है, और अगर यह धूल के कण अगर श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो हमें फेफड़े संबंधी खतरनाक रोग हो जाते हैं। तो ब्लास्टिंग और बारूद से पक्षियों की मौत हो रही है। क्या करें बेचारे, जो पक्षी होते हैं ज्यादा आवाज के प्रति सुभेद्य होते हैं, और अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर धूल के कण जा रहे हैं, तो पक्षियां भी तो सांस लेती हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उनको रोग नहीं होगा क्या। आगे अगर देखें तो दलदली भूमि अब ज्यादा नहीं हिलती। यहाँ जो स्पंजी लैंड है वह पहले ज्यादा दलदली थी और वह ज्यादा आपको आनंद देती थी, लेकिन अभी अब ऐसा है नहीं। कारण क्या है कि अंदर जो भूमिगत जल की मात्रा कम हो गई है, तो क्यों करे अब ज्यादा मजा। तो आगे देखें, यहाँ हाथियों एवं अन्य जंतुओं का यहाँ से प्रवास हो गया, छोड़कर इस क्षेत्र को चले गए। क्यों न जाए, अब न यहाँ उनके लिए पीने के लिए न तो जल स्रोत है, क्योंकि वह तो सूखते जा रहे हैं, न तो वनस्पतियां हैं। भाई हाथी खाएंगे किसको, हाथी तो शाकाहारी जंतु है, वनस्पतियां रहेंगी तभी तो उसको खाएगा। वनस्पतियों में कमी आती जा रही है, यहाँ का वायु प्रदूषण हो चला है, प्रदूषित हो चला है, और अगर हाथी इस क्षेत्र में आएंगे तो मानव तो क्रोधित हो ही जाता है, हमला कर देता है, और हाथी कॉरिडोर में मुख्य बाधक होते हैं खनन क्षेत्र। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मैन पार्ट किस तरीके से प्रभावित हो रहा है खनन गतिविधियों के कारण। तो साथियों, क्या खनन न किया जाए, क्या खनन किया जाए, क्योंकि खनन से हमें महत्वपूर्ण धात्विक तत्व प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए और अगर अवैध खनन को रोका जाए तो मैन पार्ट को भी बचाया जा सकता है। एक ओपन कास्ट माइनिंग है, अगर इसको इस ओपन कास्ट से हटकर वैज्ञानिक तरीके से खनन किया जाए तो स्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जान लेते हैं घुनघुट्टा नदी एवं बांध के बारे में। तो घुनघुट्टा नदी रिहंद की सहायक नदी है और ऊपरी रिहंद जल ग्रहण क्षेत्र में है, यानी जब रिहंद नदी का उद्गम होता है तो वहीं पास में ही घुनघुट्टा नदी आकर रिहंद नदी में मिल जाती है। अगर इसके जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 834.11 स्क्वायर किलोमीटर इसका वाटरशेड एरिया है। श्याम घुनघुट्टा की बात करें तो यह एक मध्यम आकार सिंचाई परियोजना है। और देखिए साथियों, सिंचाई परियोजना 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है मेजर, दूसरा होता है मीडियम और तीसरा होता है माइनर। अभी माइनर की बात करें तो ऐसा सिंचाई परियोजना जिसका क्षेत्रफल 2000 हेक्टेयर से कम है तो उसको माइनर कहा जाता है। ऐसी सिंचाई परियोजना जिसका क्षेत्रफल 2000 से लेकर 10,000
हेक्टेयर तक है तो उसको मीडियम परियोजना कहा जाता है। और बृहद परियोजना यानी मेजर प्रोजेक्ट की बात करें तो जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है उसको मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो जो श्याम घुनघुट्टा बांध है उसका जल ग्रहण क्षेत्र 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के मध्य में है और इसका निर्माण वर्ष 2002 में हुआ था। और इस बांध को बनाने का उद्देश्य घरेलू जल की आपूर्ति करना, कृषि के लिए, पेयजल के लिए, जल विद्युत के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए और मछली पालन के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। लेकिन खनन के कारण अभी इसमें जल की लगातार कमी होती जा रही है। और पेयजल कहाँ को ट्रांसफर करना था तो अंबिकापुर को करना था। कौन से योजना के तहत तो अमृत योजना के तहत। आगे बढ़ता हूं मैं और कुछ चीजें हम लोग सीख लेते हैं बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट खनिज संसाधन तो यहाँ लिखा हुआ है जल योजित एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जल योजित का मतलब होता है हाइड्रेटेड, जल योजित एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो बॉक्साइट क्या है? एक जल योजित एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसका मतलब क्या है तो इसका उत्तर हमें दूसरे बिंदु पर मिलेगा। तो यह देखिए बॉक्साइट के कुछ प्रकार है। बॉक्साइट है, बोहमाइट है, जिप्साइट है या फिर हाइड्राजिलाइट है। तो यहाँ देखिए बॉक्साइट का मतलब है Al2O3 और अगर बात करें बोहमाइट की तो बोहमाइट का होता है Al2O3H2O। और बात करें जिप्साइट की तो जिप्साइट का सूत्र फॉर्मूला होता है 3H2। तो ये देखिए जल योजित का मतलब है कि यौगिक से जल के अणु जुड़े हुए हैं। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से दो जल के अणु जुड़ते हैं तो उसको बॉक्साइट कहा जाता है। जब बोहमाइट से एक जल का अणु जुड़ता है तो उसे बोहमाइट कहा जाता है। और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से 3 जल के अणु जुड़ते हैं तो उसे जिप्साइट कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं बॉक्साइट की परिभाषा में कि जल योजित एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही बॉक्साइट कहा जाता है। अगर बात करें बॉक्साइट का तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। इसके क्या उपयोग है हम लोग अगले स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन यहाँ आप यह जान लीजिए कि बॉक्साइट का खनन एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। बॉक्साइट तृतीय युगीन चट्टानों में पाया जाता है। तृतीय युगीन का मतलब क्या है साथियों? जिस तरीके से मानव का इतिहास होता है उसी प्रकार से पृथ्वी का भी एक भूगर्भिक इतिहास है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है प्रारंभिक परीक्षा में। तो आइए थोड़ा तृतीय युगीन चट्टान को हम लोग जान लेते हैं। तो साथियों पृथ्वी का वर्तमान जो भूगर्भिक समय काल चल रहा है उसे सेनोजोइक के नाम से जाना जाता है। सेनोजोइक में 2 पीरियड्स होते हैं। एक होता है टर्शरी और दूसरा होता है क्वाटरनरी। इस सीनोजोइक पीरियड का जो आरंभ है वह 6.5 करोड़ से लेकर आज तक चल रहा है। अभी इस टर्शरी में भी कई पीरियड्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर होता है अगर बात करें पेलियोसिन, मियोसिन, इयोसिन, प्लियोसिन। और क्वाटरनरी के 2 भाग होते हैं। एक होता है होलोसिन और दूसरा होता है प्लिस्टोसिन। अभी होलोसिन काल चल रहा है और यह काल 12,000 से आज तक चल ही रहा है। और प्लिस्टोसिन जो साल है, जो प्लिस्टोसिन काल है वह 20 लाख से 12,000 तक है। तो यहाँ मोटा मोटा समझने की बात यह है कि आज से जो 6.5 करोड़ वर्ष पहले चट्टान थे उसी में बॉक्साइट का निक्षेप हम लोगों को मिलता है। या आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित चट्टान ही बॉक्साइट के स्रोत है। 6.5 करोड़ वर्ष पहले जो दक्षिण भारत था, जो भारतीय पठार था, वहां पर बृहत मात्रा में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। ज्वालामुखी उद्गार के कारण लगभग संपूर्ण जो भारतीय पठारी क्षेत्र है वहां पर लावा का
बिछाव हो गया और जब वह लावा शीतल हो जाता है तो वह आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। जब उस आग्नेय चट्टान में अपक्षय और अपर्दन होता है, वेदरिंग और इरोजन होता है, और अगर उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वह बॉक्साइट का स्रोत बन जाता है। तो बॉक्साइट एक प्रकार के अवसादी चट्टान में मिलते हैं जहां पर एल्यूमिनियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बॉक्साइट अवसादी प्रकार के चट्टानों का स्रोत आग्नेय चट्टान होना चाहिए और आग्नेय चट्टान लावा के शीतल होने से निर्मित होता है। तो डक्कन ट्रैप की घटना कब हुई थी साथियों? तो सीनोजोइक के और पहले मीसोजोइक आता है, और मीसोजोइक में भी 3 पीरियड हैं, एक है टिरासिक, एक है जुरासिक और एक है क्रीटासियस। तो इस क्रेटासियस काल में ही बृहत मात्रा में जो मीसोजोइक का भाग है, मीसोजोइक जो समय काल है वह 25 करोड़ से 6.5 करोड़ साल तक चला, और इसका जो ऊपरी काल है उसे क्रेटासियस पीरियड कहते हैं। इसी काल में छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इंदौर में भारी मात्रा में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और उद्गार के कारण जो वहां चट्टान बना है उसी को डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। जो बॉक्साइट है वह पठारी एवं पाट प्रदेश में पाया जाता है। पठारी का मतलब है प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब होता है एलिवेटेड फ्लैट लैंड, या पठार को हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं। आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्र, और ऊंचाई में होने के बावजूद उसका कगार एकदम स्टीप त्रिव नहीं होना चाहिए, ऊपर से सपाट होना चाहिए, उसको हम लोग प्लेट्यू या फिर पठार कहते हैं। दूसरा है पाट लैंड, पाट लैंड का मतलब होता है मीजा। आइए जरा हम लोग पाट लैंड को देख लेते हैं। तो यह आप देखिए, यह पाट लैंड के बारे में, तो यह देखिए यह एक प्लेट्यू होता है। जब इस प्लेट्यू में बृहत मात्रा में अपक्षय और अपर्दन होता है तो वह मीसा में परिवर्तित हो जाता है, और मीसा को ही छत्तीसगढ़ में या फिर झारखंड में या भारतवर्ष में पाट प्रदेश के नाम से, पाटलैंड के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें और अपक्षय अपर्दन होता है तो यह ब्यूट में बदल जाता है। अभी ऊपर वाला अपर्दन रुक जाता है, साइड वाला ही अपर्दन होता रहता है। जैसे ये प्लेट्यू है तो इसके साइड में अपर्दन और अपक्षय होगा, ऊपर वाले में नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले में जितना होना था अब वह हो गया। अब यहाँ कठोर चट्टान आ चली है, और कठोर चट्टान जल्दी टूटेगी नहीं, ना ही जल्दी अपक्षयित होगी और ना ही जल्दी अपर्दित होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पाटलैंड को भी जान लिया, और आगे बढ़ते हैं साथियों, और कुछ चीजों को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं तो पूरे विश्व में अगर बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर एक स्थित देश है, और भारत का स्थान पूरे विश्व में 5वां है, और 5वें नंबर में है भारत बॉक्साइट के उत्पादन में। अगर बॉक्साइट के भंडारण की बात करें भारत भर में तो 3896 मिलियन टन पाया जाता है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार, इंडियन ईयर मिनरल बुक 2020 के अनुसार पूरे भारतवर्ष भर में 3896 मिलियन टन बॉक्साइट का निक्षेप पाया जाता है। अकेले उड़ीसा में ही जितना ये जो निक्षेप देख रहे हैं इसका 51% अकेले उड़ीसा में ही है। आंध्र प्रदेश में 16%, गुजरात में 9%, झारखंड में 6%, महाराष्ट्र में 5% और छत्तीसगढ़ में 4.46%। यह मेन पार्ट में कांकेर में और कबीरधाम में निक्षेप मिलता है छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का, और मध्य प्रदेश में बात करें तो 4%। तो यह देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में इतनी मात्रा में बॉक्साइट का निक्षेप है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अगर इसका बात करें इसका, तो यह कितना है तो 4.46% है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और एल्यूमिनियम के जान लेते हैं साथियों। एल्यूमिनियम हमारे पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धात्विक तत्व है। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, उसके बाद पाया जाता है एल्यूमिनियम।
तो ऑक्सीजन तो अधातु है, सिलिकॉन अर्ध धातु है और एल्यूमिनियम धातु है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, लेकिन अगर तत्व से पहले मेटल जोड़ दिया गया, धातु जोड़ दिया गया, तो वह एल्यूमिनियम है। तो क्रस्ट में सबसे अधिक एल्यूमिनियम पाया जाता है और एल्यूमिनियम को हम लोग अनेक प्रकार के चट्टानों से निकाल सकते हैं, जैसे कि बॉक्साइट से निकाल सकते हैं, क्रियोलाइट भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है, कोरोंडम भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है और केओलिनाइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगर हम इन तीनों खनिजों को निकाल लिए तो बड़े ही आसानी से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो सकता है। यह हल्की धातु होती है, बिजली और ताप का सुचालक होती है, इसीलिए एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा जो उपभोग क्षेत्र है वह इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। चाहे प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन में भी वहाँ हम लोगों को ग्रिड की जरूरत पड़ती है। ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, अभी जहाँ बिजली बनती है वहाँ से बिजली को ट्रांसमिट किया जाता है, जहाँ उसका वितरण करना रहता है। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमें एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तार तो हर जगह लगेगा। फिर जो घर है वहां भी तो तारों की जरूरत पड़ती है। तो एल्यूमिनियम की जो सबसे अधिक मांग होती है वह इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में होती है, चाहे स्विच बोर्ड हो, चाहे कैपेसिटर हो, हर जगह जरूरत है। इसमें जंग भी बड़ी देर से लगता है। यह संक्षारण प्रतिरोधी होता है। ये कठोर मिश्र धातु होता है। अगर एल्यूमिनियम के एक मिश्र धातु की बात करें तो जो ड्यूरा एल्यूमिन एक मिश्र धातु है, किसकी? तो एल्यूमिनियम की। खाना बनाने के बर्तन में प्रयोग होता है, वायुयान के निर्माण में, बिजली के तारों में, मशीन के निर्माण में। जो भी मशीन देखेंगे, भला एल्यूमिनियम के बिना कोई भी मशीन नहीं बन सकती। यातायात के उपकरण में, ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में। और यह एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेन पार्ट के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं उल्टा पानी, कुदरत का करिश्मा। यहाँ पानी उल्टा बहता है एवं गाड़ी उल्टी चलती है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अनुसार मेन पार्ट में जो पानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बहती है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, मानना है पर्यटन मंडल का कि वह एक कुदरत का करिश्मा है। निर्णय तो लेना पड़ेगा कि यह एक कुदरत का करिश्मा है कि यह एक भौगोलिक प्रकृति है। साथियों, पूरे विश्व भर में अनेक ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहां पर चीजों की गति ढाल के विपरीत दिशा में होती है। जैसे अगर यह ढाल है और अगर इस ढाल पर एक गेंद रख दी जाती है, या अगर आप यहां पर गेंद रख दें तो इस गेंद को जाना चाहिए इधर गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन मेन पार्ट में यह गेंद इधर न जाकर बढ़ता है ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पर हम लोग गाड़ी भी ले आए तो यह जो गाड़ी होता है न्यूट्रल छोड़ दें तो इस गाड़ी को जाना चाहिए था इधर, लेकिन यह गाड़ी बढ़ती है ऊपर की तरफ। तो ऐसा यह छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, भारत में भी अनेक जगह पाए जाते हैं। जैसे कि गुजरात में जो तुलसी श्याम नामक स्थान है वहां पर भी इसी प्रकार की विशेषता देखी जा सकती है। लद्दाख में भी देखी जा सकती है इसी प्रकार की विशेषता। और अगर बात करें पूरे विश्व में तो कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कंफ्यूजन हिल है और वहीं ठीक उसके ऊपर में स्थित उच्च अक्षांशीय देश कनाडा में भी एक मैग्नेटिक हिल पाया जाता है। और अगर बात करें एशिया में तो एशिया में जो सलाह नामक ओमान में जगह है वहां पर भी आप गाड़ियों को नीचे जाने के बजाय अपने आप ही बिना किसी बाहरी बल के ऊपर की तरफ जाते हैं। तो साथियों, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत सिद्धांत है क्या? तो नहीं है। इसको कहा जाता है ग्रेविटी हिल। इस प्रकार के पहाड़ों को ग्रेविटी हिल के नाम से या फिर मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है और यह मैग्नेटिक हिल मेन पार्ट में भी पाया जाता है। और यह ग्रेविटी हिल है क्या? एक प्रकार का जियोग्राफिकल भौगोलिक ऑप्टिकल इल्यूजन्स है, प्रकाशिक भ्रम है।
वास्तव में कोई भी चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट कार्य नहीं कर सकती, भले हमको यहाँ पर दिख रहा है। अभी यह हमको स्लोप बाहर से ऐसा दिखता है, लेकिन अगर बात करें अंदर से तो स्लोप वास्तव में ऐसा होता है। तो इसीलिए वो हम लोगों को देखिए, ऊपर से तो वह दिख रहा है कि स्लोप ऐसे है, लेकिन उसके अंदर जाकर स्लोप की दिशा ठीक उल्टी होती है, इसीलिए गाड़ी हम लोगों को ऊपर जाते हुए दिखाई देता है। अभी इसकी हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, इस वीडियो में बात नहीं करेंगे इसके विज्ञान को। तो आगे चलते हैं और थोड़ा मेन पार्ट के बारे में जानते हैं। इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो काफी मैच खाता है किससे, तो शिमला के वातावरण से। यह उच्च अक्षांश पर, अभी छत्तीसगढ़ में ऊपरी अक्षांश पर स्थित यह क्षेत्र है। यह सामान्य जो स्थान है उससे थोड़ा ऊपर में स्थित है और ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी हो जाती है। अगर हम लोग 1000 मीटर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर तापमान कम होता है और इसकी पर्यावरणीय स्थिति शिमला से मैच खाती है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का शिमला का दर्जा दिया गया है। यह एक प्रकार का हिल स्टेशन है, आप यहाँ जाइए और आनंद ले सकते हैं और रील्स भी बना सकते हैं। 1962 के बाद से जब तिब्बत शरणार्थियों का भारत में प्रवेश हुआ तो कई सारे तिब्बत शरणार्थियों को मैन पार्ट में ही बसाया गया था, क्योंकि तिब्बती लोगों को जिस प्रकार के पर्यावरणीय स्थिति की आवश्यकता होती है वह मैन पार्ट में थी, तो मैन पार्ट में इनको बसाया गया। यह सरगुजा जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। भूगर्भिक संरचना की बात करें तो यहाँ डक्कन ट्रैप मिलता है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले मेसोजोइक के क्रेटासियस पीरियड में भारी मात्रा में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उसके शीतल होने से जो चट्टान बनी है उसी को डक्कन ट्रैप कहा जाता है। यहाँ पर गुरुत्व का प्रभाव है, यहाँ पर गुरुत्वीय पहाड़ पाया जाता है, चुंबकीय पहाड़ पाया जाता है और प्रतीत होता है कि जो गाड़ी है, जो जल है, जो गेंद है वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह एक प्रकार का भौगोलिक ऑप्टिकल इल्यूजन्स है। खनिज यहाँ पर कौन से मिलते हैं, तो बॉक्साइट खनिज मिलता है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह एक पाट प्रदेश है, मीसा है, एक प्लेट्यू ही अपक्षय और अपर्दन के माध्यम से मीसा में बदल जाता है। यह मान नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ पर कई प्रकार के जलप्रपात भी पाए जाते हैं, जैसे कि सरभंजा है, टाइगर पॉइंट है, मछली पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, देवप्रवाह झरना है। यहाँ पर साहसिक पर्यटन भी है, परपटिया में, मालतीपुरी में आप हवा में जा सकते हैं, मशीनें होती हैं, आप वहाँ आनंद ले सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो साहसिक पर्यटन का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र यह है। आगे बढ़ते हैं साथियों और हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। खनन गतिविधियों के परिणामों पर विचार कीजिए। खान के करीब जल निकायों में जल अभाव की स्थिति निर्मित बनने लगती है। तो जी हाँ, हम लोगों ने इसको सीखा। इसके कारण भूमि अवतलन भी हो सकता है। इसका एक वीडियो बना हुआ है जोशीमठ पर कि भूमि अवतलन के कारण क्या होते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि माइनिंग के कारण भी भूमि का अवतलन हो सकता है, जमीन फट सकती है, उसमें दरार आ सकते हैं और उसकी गति नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर हो सकती है। माइनिंग के कारण जो भूमिगत जल है उसका निष्कर्षण कर लिया जाता है, वहां के पदार्थों को निकाल लिया जाता है। अब अंदर तो कैविटी क्रिएट हो गई, वॉइड क्रिएट हो गया, अब उसका तो नीचे आना ही था गुरुत्वीय प्रभाव के कारण। तो इस तरीके से दोनों ही कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो जी हाँ, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है। आग्नेय प्रकार के चट्टानों की बॉक्साइट विशेषता होती है। जी हाँ, आग्नेय प्रकार के चट्टानों में ही बहुत गहन वेदरिंग और इरोजन होता है, अपक्षय और अपर्दन होता है और फिर जाकर बॉक्साइट का निक्षेप प्राप्त होता है। डक्कन ट्रैप के निक्षेप में बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं। तो जी हाँ, यानी कि तीनों ही कथन सही हैं। आगे बढ़ता हूं, मैन पार्ट के लिए विचार कीजिए। यह मीसा प्रकार की भौगोलिक आकृति है। तो जी हाँ, मीसा को ही पाट प्रदेश या पाटलैंड कहते हैं। मैन
पार्ट की ऊंचाई 1152 मीटर है, तो ये भी हम लोगों ने सीखा। यहाँ पर टाऊ की खेती की जाती है, तो जी हाँ, यहाँ पर टाऊ की खेती की जाती है। टाऊ को कुट्टू का आटा कहते हैं और इस कुट्टू के आटा से उपवास के लिए फलाहारी भी बनता है और इसका प्रयोग मोमोज बनाने में भी किया जाता है। मेन पार्ट में टाऊ की खेती की जाती है। तो इस तरीके से देखें यहाँ तो कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम धातु के लिए विचार कीजिए। कोरोंडम एवं केओलिनाइट जिंक के अयस्क हैं, तो गलत है। कोरोंडम एवं केओलिनाइट एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, तो यह वाला कथन गलत होगा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में एल्यूमिनियम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तार में, स्विच बोर्ड में, कैपेसिटर में। इसमें चुंबकीय गुण का अभाव होता है, तो जी हाँ, एल्यूमिनियम में चुंबकीय गुण का अभाव होता है। तो इस तरीके से देखें तो कथन 2 एवं कथन 3 सही होगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।